आज से लगभग 120 साल पहले गुलाम भारत के मुरादाबाद में हरथला गांव में एक लड़के का जन्म हुआ। ये वो समय था जब महात्मा गांधी शायद बैरिस्टर की पढ़ाई कर रहे थे। आगे चलकर ये लड़का उत्तर प्रदेश का खूंखार दस्यु बना। नाम था सुल्ताना, जिसने लूट मचाकर अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया। सुल्ताना एक डाकू था। उसने डकैती की। उसने अंग्रेजों के माल पर हाथ साफ किया। एक बार नहीं, कई बार। सुल्ताना को समेटे कई लोकगीत और ऐसे कई किस्से कहानियां आपको सुनने को मिल जाएंगे, जिनसे लगता है कि ये मात्र किस्से कहानियों तक ही सीमित था। हालांकि सुल्ताना डाकू कोई मिथक या मिथ्या नहीं, बल्कि सच था। इतिहास के पन्नों में दर्ज सुल्ताना वो डाकू था जो उसी गर्त में छिपा हुआ है। गुलाम भारत को आजाद कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले कई नायकों में से एक सुल्ताना डाकू भी था। उसके बारे में ज्यादा व्याख्या या प्रसंग पढ़ने में नहीं आते। वह उन नेताओं में से नहीं था जिनका संगठन अंग्रेजों के समक्ष भारत के करोड़ों लोगों का नेतृत्व करता था। उसे अंग्रेजों की चापलूसी कर देशवासियों को बड़े जननायक बनने का छलावा देने वाले तत्कालीन समाज के ऐसे लोगों से कोई हमदर्दी नहीं थी। ऐसे लोगों को लूटने में उसे कोई हर्ज नहीं था और उसने ऐसा किया भी। जाहिर तौर पर ऐसे में उसे वो सम्मान नहीं मिल पाया। तो चलिए जानते हैं कि आखिर सुल्ताना डाकू ने कैसे अंग्रेजों को परेशान करके रख दिया। सुल्ताना डाकू की कहानी इतिहास की गर्त में कहीं छिपी हुई है। बहुत कम जानकारी सुल्ताना के बारे में मिलती है। माना जाता है कि 20वीं सदी के दूसरे दशक का सबसे दुर्दांत और खतरनाक डाकू माना जाता है। इसे गांव के लोगों के बीच अच्छी खासी लोकप्रियता भी हासिल थी। इसने महाराणा प्रताप के घोड़े के नाम पर ही अपने घोड़े का नाम चेतक रख लिया था। माना जाता है कि सन 1920 के दशक में संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश को आतंकित करने वाले इस डाकू का जन्म अपराधियों के भाटू कबीले में हुआ था। माना यह भी जाता है कि इस बदसूरत से दिखने वाले आदमी के ऊपर एक गोरी महिला फिदा हो गई थी। वह इसे पागलों की तरह प्यार करने लगी थी। सुल्ताना ने एक डांस करने वाली फुलकनवार नाम की एक लड़की का अपहरण किया था। शायद इसके बाद से इस लड़की का नाम पुतलीबाई पड़ गया था। माना जाता है कि सुल्ताना 17 साल की छोटी उम्र में डाकू बन गया था। गुलाम भारत के दौरान अंग्रेज सरकार की नृशंस नीतियों और भारत के लोगों, खासकर गरीबों से उनका हक छीनने की नीति ने सुल्ताना को अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा कर दिया था। ऐसे में सुल्ताना शोषित और पिछड़े समाज में एक उम्मीद की किरण बनकर उभरा। धीरे धीरे उसे गरीब लोगों का समर्थन भी मिलना शुरू हो गया था। कहा जाता है कि इसी समर्थन के बल पर उसने अगले 1 साल में ही 100 डकैतों का एक गैंग बना लिया था। सुल्ताना के लिए गरीबों की खून पसीने की मेहनत से इकट्ठा किया गया अंग्रेजी खजाना हमेशा लूट का पहला निशाना रहा। उत्तर प्रदेश में नजीबाबाद के इलाके में सुल्ताना डाकू के खौफ की तूती बोलती थी। ये रास्ता गरीबों और गांव वालों के लिए तो सुरक्षित था, लेकिन अंग्रेज अधिकारियों के लिए मौत का रास्ता बन गया था। सुल्ताना के डकैतों ने यहाँ चप्पे चप्पे पर नजर रखनी शुरू कर दी थी। उनके निशाने पर अंग्रेजों, जमींदारों और दीवानों का खजाना रहता था। उस समय नैनीताल के राजनिवास और प्रसिद्ध देहरादून को जाने वाला एकमात्र रास्ता नजीबाबाद से होकर जाता था। जो भी अंग्रेज काफिला उधर से गुजरता, घात लगाए सुल्ताना के डकैत उनको लूट लेते। हालांकि सुल्ताना के डर से वहां चौकसी बढ़ा दी गई, लेकिन अंग्रेजों को इसका कोई खास फायदा नहीं मिला। धीरे धीरे सुल्ताना ने अपनी लूट के क्षेत्र में बेहताशा वृद्धि कर ली और जल्द ही सुल्ताना खौफ का पर्याय बन गया। सुल्ताना गांव के लोगों के बीच काफी मशहूर था। इसने कई बार माल से लदी पड़ी अंग्रेजी रेलगाड़ियों को लूटा था। उसने ऐसी कई लूट की वारदातों को अंजाम दिया। वह लूटा हुआ माल गरीबों और गांव वालों में बांट देता था। अमीरों को लूटकर गरीबों की मदद करने की फितरत ने ही सुल्ताना को गरीबों का मसीहा और अंग्रेजों की नजर में एक अपराधी बना दिया था। अब अंग्रेज अधिकारी सुल्ताना को पकड़ने की कोशिश करने लगे थे। सुल्ताना भी शातिर था। वो इतनी जल्दी पुलिस वालों के हाथ कैसे आ जाता। अंग्रेज सरकार ने उसे पकड़ने के लिए
300 जवानों की एक टीम भी बनाई थी। 300 सिपाहियों की ये टीम उस दौर में आधुनिक हथियारों से सुसज्जित थी, जिसमें 50 घुड़सवारों का एक दस्ता भी मौजूद था। काफी मेहनत के बाद भी जब कुमायूं के पुलिस आयुक्त पर्सी बेंडहम सुल्ताना को पकड़ नहीं पाए, तो उन्होंने युवा अधिकारी फ्रेडी यंग को बुलावा भेजा। वहीं माना यह भी जाता है कि सुल्ताना डाकू को जब पुलिस तलाश कर रही थी, तभी उसने हल्द्वानी के एक जमींदार खड़क सिंह कुमड़िया के घर पर लूट मचा दी। ऐसे में जमींदार खड़क सिंह से भी सुल्ताना ने दुश्मनी मोल ले ली। लूट की ये बात जब फ्रेडी यंग और जिम कार्बेट को पता चली, तो उन्होंने खड़क सिंह को भी अपने साथ मिला लिया। ऐसे में फ्रेडी यंग, जिम कार्बेट और खड़क सिंह मिलकर सुल्ताना डाकू को ढूंढने में लग गए। माना जाता है कि बड़ी छानबीन के बाद तीनों ने एक अन्य शख्स तुला सिंह के सहयोग से सुल्ताना डाकू को दबोच लिया। सुल्ताना के खौफ की तूती पूरे पश्चिमी यूपी में बोलती थी। इसे यहाँ के लोगों का अपार समर्थन भी हासिल था। शायद यही कारण है कि कई सालों तक ये अंग्रेजों से आंख मिचोली खेलता रहा। तब आयरिश मूल के भारतीय लेखक और एक बेहतरीन शिकारी जेम्स जिम कार्बेट को सुल्ताना डाकू के पीछे लगा दिया गया। अंग्रेज सरकार को उम्मीद थी कि जिस तरह से नरबख्शी तेंदुओं से जिम कार्बेट ने पहाड़ी लोगों को राहत दिलाई थी, ठीक उसी तरह जिम इस खतरनाक डाकू को मारकर उनकी भी चिंताओं को दूर करेंगे। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। ये जंगल का शिकारी इस इंसानी दुनिया के डाकू को पकड़ने में नाकामयाब रहा। ऐसे में सभी लोगों के असफल हो जाने पर विशेष अधिकारी फ्रेडी यंग को जांच में लगा दिया गया। अथक प्रयासों के बाद आखिरकार एक दिन सुल्ताना अंग्रेजों की पकड़ में आ ही गया। गुलाम भारत में भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी और एक लेखक रहे फिलिप मैसन ने अपनी किताब द मैन हु रूल्ड इंडिया में लिखा है कि सुल्ताना डाकू को फ्रेडी यंग ने ही पकड़ा था। माना यह भी जाता है कि इसी युवा अंग्रेज अधिकारी फ्रेडी यंग ने सुल्ताना की गिरफ्तारी के बाद उसे क्षमा करने के लिए कई कोशिशें की थी, लेकिन वह सफल नहीं हो पाया। सुल्ताना अपने बेटे को डाकू नहीं बनाना चाहता था। वह चाहता था कि उसे कभी भी अपने बाप के नाम पर जिल्लत न झेलनी पड़े। इसलिए उसने इस अंग्रेज अधिकारी से अपने बेटे की मदद करने को कहा। ऐसे में यंग ने सुल्ताना की बात मानते हुए उसके बेटे को पढ़ने इंग्लैंड भेज दिया। बहरहाल कुल मिलाकर सुल्ताना डाकू पुलिस की गिरफ्त में था। एक छोटी सी सुनवाई के बाद उसे लूट और हत्या के मामले में दोषी करार देते हुए मौत की सजा सुना दी गई। आखिरकार 7 जुलाई 1924 को उसे 15 अन्य साथियों के साथ आगरा की जेल में फांसी पर लटका दिया गया। वहीं अंग्रेज सरकार ने सुल्ताना को समर्थन और पनाह देने वाले लगभग 40 परिवारों को भी काला पानी की सजा सुनाई। हालांकि फांसी की तारीख में कई विरोधाभास भी है। कहीं कहीं फांसी का सन 1925 भी लिखा है। बहरहाल इसी के साथ गरीब लोगों का एक मसीहा और अंग्रेजों का दुश्मन व लुटेरे सुल्ताना डाकू के आतंक का अंत हो गया। तो दोस्तों, यह था सुल्ताना डाकू का शानदार